क्वेश्चन के, वो भी हिंदी के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप हो सके तो ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट करके देखें उसको, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बहुत बार आते भी है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी टर्म पूछ रहा है, वो बार बार पूछे गए हैं, अलग फॉर्मेट में बना के, अलग तरह से बना के। आपको ये सारा सीरीज़ ज़रूर देखना चाहिए, साथ ही साथ एक बार सीरीज़ को फॉलो करके भी देखना चाहिए कि आपको आपके एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल मिलता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और हम बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को किसमें सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। यानी कि जो हमारे प्रथम पीढ़ी के शिक्षक होते हैं उनको किस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। कार्य पत्र में लिखना, या फिर स्वयं अध्ययन करना, लंबे उत्तर वाले प्रश्न, या फिर पहली भाषा सीखना। तो यहाँ पे बात किया गया है कि आपकी पहली प्रथम पीढ़ी की शिक्षार्थी यानी कि जो अभी नए बच्चे जन्म लिए हैं, पढ़ने की ओर अक्षर हो रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस में दिक्कत होगी। तो जो अभी जन्म ही लिए हैं उनको ना कार्यपत्र लिखने से मतलब है, ना उनको स्वयं अध्ययन करने से मतलब है, ना उनको लंबे उत्तर लिखने या आंसर लिखने से मतलब है। रीज़न ये होता है कि सबसे पहले अभी वो बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पहली भाषा का सीखना, उनका अपना भाषा का शिक्षा डेवलप करना अपने अंदर, उसके बारे में बात होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषणात्मक। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका असर्शन रीजन में आना। असर्शन रीजन के खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत बार फंसा के रखेंगे और यही आपके मार्क्स को आप कट करवाते हैं। क्योंकि आप बहुत ही कम देखा गया है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी जगह पर अक्सर पूछा जा रहा है डबल लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले कथन देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है उसके बारे में। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। यहाँ क्या बोला गया है कि शिक्षक का भूमिका क्या है, एक मॉडल होने के बजाय संसाधक या फिर मॉनिटर के बारे में होता है। यानी कि सही बात है कि कोई भी शिक्षक जो है वो एक संसाधक के रूप में ही अपने बच्चों के सामने रहे, अपने बच्चे को मदद करे सीखने में, समझाने में, किसी चीज़ की जानकारी देने में। तो ये कथन जो है हमारा सही है। अब हम दूसरा कथन क्या देखते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। देखो ये एक मजबूरी को शो कर रहा है कि उनको व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। एक ज़बरदस्ती रीइंफोर्समेंट की बात यहाँ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही है लेकिन बी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रियलिया। रियलिया क्या होता है, वास्तविक सामग्री से क्या तात्पर्य होता है। श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौने, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग करना, या फिर भाषा शिक्षण अधिगम तथा भाषा के विशिष्ट कार्य समझाने हेतु रियलिटी शो का प्रयोग। कोई भी सामग्री जैसे कि पठन सामग्री, वृत्तांत या कार्य, या फिर शैक्षिक संस्थान और विद्यालयों द्वारा अनुशासित सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री। तो रियलिया के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे मानस मंथन को और भी मौका दे सोचने के लिए, जैसे कि खिलौना, चित्र, चित्रकारी जैसी वस्तुएं जो हमें हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ करके बहुत कुछ सीखता है, उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, ये उसके बारे में है रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुण भारत योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। निपुण का सबसे पहले तो आपका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। आप निपुण का अपना फुल फॉर्म याद करके ज़रूर जाइएगा, आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कभी ना कभी पूछा ही जाता है। ठीक, और आपको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। निपुण उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है जो 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बीच आते हैं। 3 स्तरीय कार्यान्वयन रणनीति राष्ट्रीय, जिला, स्कूल है, ये इसके बारे में बताता है। ये सही जवाब है हमारा। निपुण भारत योजना के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके द्वारा भी नहीं। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव और फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये निपुण का फॉर्मूला है, ठीक है, फुल फॉर्म है पूरा। आधारभूत
व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित है। यानी कि BICS किस चीज़ से संबंधित होता है? अमूर्त विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, इसके लिए, या फिर बच्चों द्वारा संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है उसलिए, या फिर परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम जो भी चीज़ का बात विवाद कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है? एक भाषा का। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, बेसिक लैंग्वेज के बारे में। अब ये बात कर रहा है संज्ञानात्मक, शैक्षणिक और भाषा क्षमता यानी कि काल्प के बारे में, जो क्या करता है? दैनिक सामान्य कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करता है। नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। जन्मदिन समारोह में बातचीत करनी, ऐसा भी नहीं है। अमूर्त विचारों का उच्च भाषा दक्षताओं के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जी हाँ, हम जब कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, हमें कुछ सोच समझ के लिखना होता है, बताना होता है, उस वक्त में कि हमें सही विचार, एक अमूर्त विचार को उत्पन्न करना होता है। साथ ही हमारे भाषा जो है, जो हम बोल रहे हैं, उसको एक अच्छे वे में प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए क्या होता है? काल्प होता है। लेकिन वही BICS जो है इस चीज़ को नहीं मानता है। वहाँ बहुत ही नॉर्मल बोलचाल की भाषा यूज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण होना नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये नहीं बताता है कि बहुभाषिकता है। सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, ये भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सभी शिक्षार्थियों का मातृभाषा का शिक्षण अधिगम करने लगेंगे तो हम किसी का भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग मातृभाषा होती है। शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, क्या ये होता है? शिक्षार्थियों की विदेशी भाषा सीखने में समझता है नहीं, बल्कि हमें शिक्षार्थियों की भाषा का सम्मान देना, उसकी भाषा का भी हम प्रयोग करना चाहिए कभी कभी। निवेश समृद्धि परिवेश है। निवेश समृद्ध परिवेश क्या होता है? शिक्षार्थियों द्वारा देखी, सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, ये सही होता है। निवेश समृद्धि यानी कि जो शिक्षार्थी अपनी रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, वो उसी से सीख रहे होते हैं। अक्सर उनके दिमाग में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसके लिए हमें अक्सर कहा गया कि हमें पठन पाठन की प्रक्रिया में सबसे पहले उनको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा समझते हैं, सोचते हैं, और उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत जल्दी होता है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो बालक बहुत तेज होते हैं उसके लिए अधिकतम, या फिर मंद नहीं, हम अधिकतर देखते हैं उपचारात्मक, कि किसी चीज़ का उपचार निकालना, किसी चीज़ का रास्ता निकालना, वो अक्सर किस लिए? जो बहुत स्लो होते हैं, ना कि प्रतिभाशाली टाइप के बच्चे के लिए, और ना सृजनात्मक बच्चे के लिए। जो थोड़ा कम सीख पाते, जो थोड़ा कम समझ पाते हो, उन बच्चों के लिए ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, या फिर विद्यार्थी की? शिक्षक की। शिक्षक की इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि शिक्षक को देख के बच्चा ज़्यादा सीखता है। आप ही अक्सर नर्सरी क्लास के बच्चों को देखते होंगे कि नर्सरी में जो पोएम होता है, वो शिक्षक अगर हाव भाव से सिखाती है तो बच्चे वो हाव भाव को कैच करते हैं। ये हाव भाव के बारे में ही है कि बच्चा हाव भाव से कैसे सीखते हैं। तो हाव भाव जो है किसका कैच कर रहे होते हैं? अपने शिक्षकों का, पोएम याद करने के दौरान। देख सकते हैं, स्वनामिक जागरूक संबंधित है। स्वनिमिक जागरूकता किस चीज से संबंधित है? स्वनिमित तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता के कारण। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता कही है। हाँ, स्वनिम जागरूकता इसलिए क्योंकि आप जो शब्द बोल रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या आपने गलत बोला, क्या उसने आपने सही नहीं कहा, उस चीज़ को जानना, समझना और उसमें फिर परिवर्तन करना, उसी को कहा जाता है स्वनामिक जागरूकता। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहणशील शब्द क्षमता क्या होता है? ग्रहणशील शब्द क्षमता क्या होता है? वे शब्द जिन्हें हम जब सुनते हैं या देखते हैं तब पहचानते हैं, या फिर वे शब्द जिनकी वर्तनी अधिकतर गलत लिखी जाती है। नहीं, ग्रहणशीलता ये नहीं हो। जब हम ग्रहण यानी कि सुनने की बात आती है तो वो ग्रहण और देखना, ये जो है ग्रहणशीलता में आता है, जिसको हम ग्रहण कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान क्या है? प्रकारों के बारे में ज्ञान, वर्णन करना और बाद में उसे औपचारिक परिस्थिति में प्रयोग करना, ये व्याकरण सीखने के बारे में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने के लिए क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित किस धारणा सिद्धांत वाले मेल खाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया है इनेट एबिलिटी के बारे में, कि जहाँ बच्चा अपने पहले से उनको एक भाषा अर्जन का क्षमता है उनके अंदर। तो ये किसके बारे में था? सहज ज्ञानवाद के बारे में। ठीक है। नहीं, यहाँ पे सहज भाषा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण के बारे, LED के बारे में, जिसको नॉम चॉम्स्की ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं,
एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम कहाँ देखे थे? जहाँ हमने भाषा संगम के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाषा संगम। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े हुए बहुत से शब्दों और समूह से बनती है। ये चीज़ हम देखते हैं कि इस वजह से हमारे शब्दकोशीय उपागम की वजह से, जहाँ हम शब्द के बारे में देख रहे होते हैं। सभी बच्चे किससे जुड़ी भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता के साथ जन्म लेते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण के साथ। अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे के पास अपना एक जनरल ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर भी होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक यानी कि FLN कार्यक्रम कक्षा में शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। छात्रों के निर्माण के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम उपयुक्त विधियाँ क्या है? शिक्षण व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपने सभी अधिगमों को जोड़ सके, या फिर शिक्षण केवल तथ्यों या किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, यह व्यक्तियों से जीवन जुड़ा होना चाहिए। ये ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। शिक्षण कई तरीकों से किया जाना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच का प्रयोग कर स्वयं की सृजनात्मकता अवधारणाओं को बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सही, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये सारा चीज़ FLN में सबसे ज़रूरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए डैश को सर्वोच्च महत्व प्रदान करें? किसको? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कक्षा शिक्षण को, या फिर अनुसंधान कार्य करने को, या फिर उत्तम पुस्तकों के लेखन का? उत्तम पुस्तकों का लेखन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, ना अनुसंधान का रखता, ना अच्छे शिक्षण का, बल्कि शिक्षण कार्य से पलायन करने का सबसे बड़ा सर्वोच्च यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस लैंग्वेज से क्या आशय होता है? एक कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम होना। ट्रांस लैंग्वेज इसी को बताता है कि एक शिक्षा से अधिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना, ट्रांस लैंग्वेज यही होता है। शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के अनेक भाषाओं का नहीं, द्विभाषिक शिक्षण के माध्यम से बच्चे का कार्य नहीं, ये भी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्द वाले 5 वाक्यों का सूत्रलेख कराती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पे क्या करा रही है टीचर जो है वो? डिक्टेशन करा रही है। डिक्टेशन में क्या होता है कि वो बच्चों के यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का उपयोग करना चाहती है, यानी कि बच्चा यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करना चाहिए? बच्चों के अंदर बॉटम टू अप वाला प्रोसेस देखना चाहिए, यानी कि उधरगामी है। वो पहले लिखा, उनको सुनने के लिए बोलती है, ध्यान से सुनने के लिए, और फिर कहती है उनको लिखने के लिए। तो पहले से ध्यानपूर्वक सुनना के लिए और फिर बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। तो यहाँ क्या कर रही है? ऊपर से नीचे का अप्रोच कर रही है, तो वो बॉटम टू अप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। यहाँ मैंने क्या बताया था? I+1 का मतलब होता है कि आपको इतनी नॉलेज पहले से है, लेकिन ये +1 नॉलेज आपके टीचर की हेल्प से मिलती है। ये उसके बारे में बताता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर तथा संरचना के अनुसार भाषा उपलब्ध करानी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें यहाँ पे बच्चों की भाषा उपलब्ध कराने के ऊपर ही बात नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है, विद्यार्थी अपना भी माध्यम निकाल सकता है। शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करें। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि थोड़ा ऊपर भाषा हम देंगे ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँच सके और उस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय शब्दावली क्या है? निष्क्रिय शब्दावली क्या है, हम उसके बारे में बात करें। वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय समझते हैं उसको हम निष्क्रिय कहते हैं। सही बात है, निष्क्रिय हम उसी को कहते हैं जिसको हम सुन रहे होते हैं और पढ़ते समय समझ रहे होते हैं। वो किसी भी सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा होता हमारे अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक उपकरण के साहित्य को जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।